हेलो 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 हेलो. हं? आता केला स्टार्ट. अच्छा, खालसा का एक चिकन ना झालाय ना. तो क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है. मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा स्क्रीन में बता देता हूँ कि क्या है. तो मैं एक एक मतलब उनसे बता देता हूँ कि एक एक कंसेप्ट लेंगे. एक कंसेप्ट खत्म होने के बाद में मैं थोड़ी देर रुकूंगा, मैसेजेस देखूंगा. अगर आपके कुछ डाउट्स हो गए तो पूछ लेना, तब के तब निपटा लेंगे. पहले वाले डाउट्स मत पूछना. अभी जो टॉपिक चालू होगा वही टॉपिक लेंगे. अभी वो खत्म होने के बाद लगे तो फिर आप मैसेज वगैरह इससे पूछ सकते हो. क्लास ऐसे स्टार्ट करेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला हुआ था ना जीडीपी जीएनपी, मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था पहले इससे. थोड़ा ब्रीफली ले लेंगे, सिर्फ मेजर मेजर पॉइंट्स में बता दूंगा. उसके बाद में परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब अभी जो नए कंसेप्ट है, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, परचेसिंग पावर पैरिटी, वो समझ जाओगे आप. जो थॉट मतलब ऐसे बूस्ट करने के लिए मैंने क्वेश्चंस डाले थे कि आज क्या क्या समझोगे. तो पहले तो मैं ये बता दूं कि 1947 में $1 का ₹1 ही होता था. $1 का ₹1 ही होता था. ऐसा नहीं था कि $1 का पहले से हम ₹1 नहीं होता था, 20-25 रुपए होता था, ऐसा नहीं है. और वो धीरे धीरे क्या हुआ, अभी 83 पे पहुंचा है. तो उसके लिए कारण क्या है, वो अगर आप प्रॉपर वे से आज की क्लास देखोगे तो उसमें आपको प्रॉपर वे से परचेसिंग पावर पैरिटी समझेगी, नॉमिनल एक्सचेंज रेट समझेगा और रियल एक्सचेंज रेट समझेगा. इन तीन फाउंडेशनल है. उसके बाद आपको पूरा एक गिमिक समझ जाएगा कि आजू बाजू में जो फॉरेन करेंसी रिलेटेड चीजें चल रही है वो किस हिसाब से चल रही है. ठीक है. थोड़ी देर में शेयर मिल जाएगी. पर दिख रहा है क्या आपको? एक काम कर, तू और थोड़ा आगे आ जा. फिर सामने वाले का आवाज. भाई थोड़ा और आगे आगे आ जा, वो लाइन में आ जाना. वहां से चेयर अंदर ले लेना, वो छोटा डोर है ना. नहीं, वहां से नहीं आएगी शायद. अच्छा ठीक है, हाँ. डोर मत खोलो, तुम आगे आ जाओ. और जो पीछे वाले गर्ल्स है वो उनके लाइन में आ जाना, वो उधर मैनेज कर लेंगे कुर्सियाँ. ठीक है. थोड़ा जल्दी सेटल डाउन हो जाओ. आ जाएंगे कुर्सियाँ. स्टार्ट करता हूँ क्लास में. ठीक है. फोकस पे में यहाँ देखो. ठीक है. तो देखिए, हमने पिछले क्लास में जीडीपी और जीएनपी पढ़ा, पर मुझे ऐसा सेटिस्फाइड नहीं लगा कि मैंने अच्छे से पढ़ाया थोड़ा बहुत. तो आज क्या करेंगे, एक प्रॉपर वे में, सिर्फ एग्जाम्पल वे से उस वे को पूरा समझा देंगे कि जीडीपी और जीएनपी होता क्या है. और वंस फॉर ऑल जीडीपी जीएनपी खत्म कर देंगे. उसके अंदर नॉमिनल जीडीपी भी आ जाएगा और रियल जीडीपी भी आ जाएगा धीरे धीरे करके. ठीक है. पहले तो ये देख लो कि मोदी जी है, सबने देखा है. और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी सबने देखा है. अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों फार्मर है, ऐसा कंसिडर करो तुम्हारे दिमाग में. इसके लिए मैंने ये फोटो लगाया है और कोई भी उद्देश्य नहीं है. अब ये देख लिया कि ये दोनों फार्मर है. तो देखो, ये है मोदी जी की लैंड और ये है डोनाल्ड ट्रंप की लैंड. इन दोनों, ये दोनों फार्मर है. ये कोई ऐसा रियल एस्टेट का बिजनेस वगैरह नहीं कर रहा डोनाल्ड ट्रंप, और मोदी जी भी कोई ऐसा पॉलिटिक्स वगैरह कुछ नहीं कर रहे. इनके सिर्फ फार्मर है ये. इन दोनों की लैंड है. और इन दोनों के पास, इनके परिवार में 10 लोग है. इनके परिवार में भी 10 लोग है. और डोनाल्ड ट्रंप के परिवार में भी 10 लोग है. ठीक है. पर क्या हुआ, अभी खेती में लोग काम कर रहे हैं. ओके. और प्रोडक्शन वगैरह चालू है इनका प्रॉपर वे से. वही ऐसे भूमि मूंग वगैरह दाल वगैरह पेरना चालू है और फिर उससे उपज वगैरह कार्यक्रम चालू है प्रॉपर है. तो संपोज करो, अब ये 10 लोगों ने मिलकर यहाँ पे जमीन उगाते थे और यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता था 100 किलो.
ये 10 लोग काम करते थे और 100 किलो उपज होती थी। और ये भी 10 लोग काम करते थे और 200 किलो उपज होती थी। थोड़ी इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ पे, तो उस मतलब मेकेनाइजेशन वगैरह है उस हिसाब से। है ही नहीं क्या, कुर्सियाँ ही खत्म है। पहले तो धन्यवाद यार, ऐसी कुर्सियाँ खत्म होना थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कैसे करते हैं। हाँ, एक काम करो, वो मैम को है ना, ये वाली कुर्सी पे बिठा दो किसी। हाँ, एक काम। हाँ, चाय जाकर कहाँ पे, एक ही है क्या? दो है, और थर्ड भी है कोई तो। हाँ, एक। अरे यार, वो दरवाजा भी नहीं खुलेगा। हाँ, एक काम करो, आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। थोड़ा थोड़ा आगे। जितना आगे आ सकते हो उतना आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा। मैम, वो कुर्सी देना बोला, आप इस पे बैठो। भाई पीछे पीछे पास करे, देखना किसी पे लगने मत। भूल है क्या, पास करो पीछे। आ जाओ, अगर चांस होगा आगे आगे आने का तो आ जाओ। एक कल से मतलब अगले बार जब लेक्चर रहेगा तो थोड़ा जल्दी आ जाना, नहीं तो फिर ये ऐसे ही थोड़ा टाइम चले जाएगा। और 11 के बाद पढ़ने की इच्छा रहती नहीं रहती, मेरे को पता नहीं है। आप स्टार्ट करते हैं यार, क्लास बहुत हो गया टाइम पास, ठीक है। तो देखो, ये मोदी जी की लैंड है और ये डोनाल्ड ट्रंप की लैंड है। ये दोनों भी अपने एरिया में मतलब प्रॉपर राइस कल्टीवेट कर रहे हैं या फिर और कोई पल्सेस वगैरह, दाढ़ी वगैरह कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इनका प्रोडक्शन हो रहा 100 kg का, और इनका भी प्रोडक्शन हो रहा 200 kg का, ठीक है। पर क्या हो गया, जैसे कॉमन है कि भाव बंड में झगड़े हो जाते हैं। फिर दो लोगों के झगड़े हो गए यहाँ पे। और ये दो लोग बोले मेरे को, मेरे मतलब ये 100 रुपए में सपोज करो 100 kg अनाज उगाने के बाद 10,000 रुपए मिल रहे थे। उस हिसाब से हर एक को कितने मिलेंगे, हजार हजार रुपए मिलने वाले थे। पर 8 लोग इसमें से ऐसे एकजुट हो गए, वो बोले कि यार तुम दोनों ने कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, हम तुम्हारे को 800 800 रुपए ही देंगे। 200 रुपए हम बाकी 8 लोग बांट लेंगे। ठीक है, ऐसा सब तय हुआ। और फिर इधर भी लोगों ने ऐसा कुछ तय किया। इसमें भी दो लोग ऐसे निकल गए कि भाई इनको पैसे नहीं मिल रहे थे अच्छे से। तो इन्होंने सोचा कि यार हम, एक बाजू की कंट्री है या फिर बाजू की लैंड है, कंट्री भी मत सोचो अभी, एक बाजू की लैंड है डोनाल्ड तात्या की, तो वहां जाके उगाएंगे कुछ। और फिर वहां पे हमारे को अच्छी प्राइस मिलेंगी, क्योंकि वहां पे 200 kg उगाने के कितने मिल रहे थे, 20,000 रुपए मिल रहे थे। मतलब हर एक आदमी को कितने मिल रहे हैं, हर आदमी ज्यादा मिल रहे हैं। ओके, 20 मतलब 2,000 रुपए मिल रहे हैं हर एक आदमी को। तो फिर ये दो लोगों ने सोचा कि हम इधर जाके उगाएंगे, और ये दोनों ने सोचा कि इधर जाके उगाएंगे, हम काम करेंगे। फिर अभी क्या हुआ, अब ये दो लोग इधर आके काम कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था, 100 kg अनाज उग रहा, मतलब हर एक आदमी कितना किलो अनाज उगा रहा, 10 किलो, है ना। तो ये जो दो लोग उधर गए वो भी 10 किलो ज्यादा उग जाएंगे, मतलब जमीन में काम करेंगे। और वो भी जो दो लोग उधर के इधर आए थे, वो भी 20 किलो ज्यादा उगाएंगे, वो 40 किलो ज्यादा उगाएंगे। मतलब इन सिंपल टर्म्स, और दो लोग आए तो इन सिंपल टर्म्स क्या हुआ है कि अभी जो ये प्रोडक्शन हो रहा है ये लैंड पे, ये लैंड पे मोदी जी के लैंड पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा,
उतना प्रोडक्शन होने के पीछे ये दो लोगों का हाथ है, जो उधर से आए हैं, दो लोग इधर आए हैं, और अब ये भी 10 लोग बन गए टोटल, उधर से दो लोग आने के बाद में। तो ये दो लोग ने यहाँ पे जो काम किया, 10 लोग मिलके सब लोगों ने काम किया, तो ये लैंड पे जो भी काम होगा उसको जीडीपी ही माना जाएगा। और ये लैंड पे जो भी काम होगा उसे जीडीपी ही माना जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये लैंड पे कोई भी आदमी काम करे, कोई बाहर का देश का आ जाए या फिर कोई एकदम एलियन वगैरह आ जाए, अगर उसने भी ये लैंड पे काम करा और कुछ प्रोडक्शन किया, तो ये साफ है कि भाई जीडीपी कैलकुलेट होगा उसमें से। मतलब ये जो भी प्रोडक्शन होगा वो जीडीपी में ग्राह्य धरे जाएगा। मतलब इन सिंपल टर्म्स जीडीपी क्या है, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में। अरे यार, कुर्सी नहीं है मैम, कुर्सी नहीं है क्या? एक काम, यार एक स्टूडेंट के लिए डिस्टर्ब मत करो मैम। हाँ, तो नीचे के लाए शायद ऊपर। हाँ, उसके बाद इतने बैठ रहे। हाँ, वो सर के चेयर पे बिठा दीजिए वो मैम को, ऐसा दरवाजा खुद। ठीक है, हाँ चलो वापस से ही जाते थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जीडीपी मतलब कोई भी प्रोडक्शन, अगर ये लैंड पे कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी, और कोई भी आदमी प्रोड्यूस कर रहा है, एलियन हो गया, भगवान आके यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कुछ भी, जो भी हो रहा होगा, तो ये लैंड पे जो भी हो रहा होगा वो जीडीपी का पार्ट होगा ही होगा, चाहे कोई भी प्रोड्यूस करे। मतलब जीडीपी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एरिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे जीडीपी बोला जाता है। जीडीपी वंस फॉर ऑल क्लियर है कि सिर्फ यही चीज होती है जीडीपी की, ये लैंड पे कोई भी काम करे वो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी का पार्ट बनेगा, कोई भी बाहर का आदमी कोई कुछ आ जाए। और जीडीपी यहाँ पे भी वही होगा कि ये लैंड पे कोई भी आदमी काम कर ले डोनाल्ड ट्रंप के, तब भी वो जीडीपी का पार्ट होगा, किसके, डोनाल्ड ट्रंप के लैंड के जीडीपी का पार्ट। और ये लैंड पे जो काम करेगा वो किसका पार्ट होगा, मोदी जी के लैंड का पार्ट। तो वैसे ही अब मोदी जी को हटा दो, वैसे तो हटने नहीं वाले, जल्दी अभी टाइम है उनको, पर मोदी जी की जगह पे ऐसा कंसिडर करो कि यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया की लैंड है, और ये है यूएसए की लैंड। तो इंडिया के लैंड पे कोई भी आदमी प्रोड्यूस करे वो जीडीपी का पार्ट होगा, यूएसए के लैंड पे जो भी आदमी प्रोड्यूस करे वो यूएसए के जीडीपी का पार्ट होगा। अब इसमें से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे अलग है, जीएनपी कैसे अलग है, तो जीएनपी सिर्फ एक डेफिनेशन या एक वर्ड से डिफाइन होता है कि अगर कोई भी नेशनल सिटीजन, समझो यहाँ का एक, ये जो दोनों थे इधर से गद्दारी करके उधर चले गए, तो ये दोनों क्या हुए एट दी एंड, ये दोनों इंडियन सिटीजन ही है ना, मतलब मोदी जी के ही परिवार के लोग हैं। तो ये जो है, ये उधर जाने के बाद जो भी प्रोडक्शन करेंगे, इनको जो भी पैसे मिलेंगे वो जीएनपी में माना जाएगा। मतलब जीएनपी का एक सिंपल डेफिनेशन है कि जो भी एक अपना सिटीजन है, कोई भी अगर किसी देश का अगर कोई सिटीजन है, तो उसका जो इनकम होगा अगर वो बाहर से भी कमा रहा है, तब भी वो जीएनपी में पकड़ा जाएगा। और वो और जीएनपी से मतलब देखो, जीडीपी तो पता चल गया, जीएनपी मतलब जो भी, मतलब ये कोई एक सिटीजन है, कोई भी रामू नाम का एक आदमी ले लो, वो बाहर जाके पैसे कमा रहा, तो वो हमारे जीएनपी का हिस्सा होगा। मतलब उसने 100 रुपए कमाए, वो हमारे जीएनपी में आएंगे ही आएंगे। ओके, मतलब ये हो जाएगा कि जो यहाँ पे लैंड पे काम करेगा, वो बाहर के देश के जो दो लोग आए थे उनकी इनकम हम काट देंगे हमारे जीडीपी से, और इन लोगों की इनकम ऐड कर देंगे। मतलब सिर्फ सिंपल टर्म्स में ऐसा है, जीएनपी, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी। जीएनपी जीडीपी के इतना होता है, पर उसमें से क्या कटता है जीडीपी में से, जो वो दो लोग काम करके गए, ये हमारे लैंड पे जो ये बाहर के दो लोग काम करके गए उनकी इनकम काट दी जाएंगी, मतलब 100 रुपए कंसिडर करो। ये बाहर के नेशनल से इसलिए, यूएसए के नेशनल से इसलिए, और हमारे जो नेशनल है जो बाहर के देश में काम कर रहे हैं उनकी इनकम, उनकी इनकम जो है वो हमारे जीएनपी में इंक्लूड होंगी। मतलब जीएनपी क्या है, हमारे लोगों के पास कितना पैसा है खर्चा करने के लिए। एक्चुअल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जीडीपी नहीं है।
क्योंकि ये तो बाहर जा रहा है ना, जीडीपी में जो कमाया जा रहा है, ये बाहर के लोग जो कमा रहे हैं वो हमको वापस देना पड़ेगा उनको, इसलिए वो हमारा नेशनल इनकम नहीं होगा। नेशनल इनकम क्या है, ये है ग्रॉस नेशनल इनकम है, जीएनपी है हमारा नेशनल इनकम, एक्चुअल इनकम इससे गिना जाता है। अब जीडीपी जीएनपी समझ गया, अब आगे प्रोसीड करते हैं। किसी को इसमें डाउट है क्या, पहले पूछ लो। कुछ भी नहीं है ना। जीडीपी लैंड पुरता, और जीएनपी किसी आदमी जो हमारा नेशनल है उसके ऊपर लिमिटेड है, वो हमारा नेशनल इनकम वहां से डिवाइड होता है। ठीक है, जीडीपी जीएनपी खत्म हो गया। अब उस टाइम पे उस लेक्चर में मैंने दो टर्म्स और बताए थे, एक था नॉमिनल जीडीपी और एक था रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी समझने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा कि देखो, सपोज करो हमारे इधर 5 आइसक्रीम बन रहे, 5 आइसक्रीम है और वो 50 रुपए के बिक रहे हैं, मतलब एक की प्राइस कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई है। ओके, और ये साल कौन सा है, 2000 है। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ, अब हमारे को देख 2015 में क्या हुआ, यही जो आइसक्रीम है वो 100 रुपए की बिक रही थी। 2000 में क्या हो रहा था, एक आइसक्रीम 10 रुपए की बिक रही थी। 2015 में क्या हो रहा, टोटल कितना हो रहा है, 100 रुपए का जीडीपी हो रहा है। ये जीडीपी है जो कि 50 100 में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब 100 रुपए का जीडीपी हो गया हमारा। तुमको क्या लगता, जो इसका रेट था, ये 10 रुपए का एक था ना, तो उस हिसाब से अभी यहाँ पे कितना आने को ना, क्या यहाँ पे कितना आने को, नहीं नहीं, ये आइसक्रीम है, कितने प्रोडक्ट, अरे 5 कैसे आएगा, 10 आएगा ना। ये 100 रुपए है ना यहाँ पे, इसके हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं, मतलब ये जो एक एक आइसक्रीम जो 10 रुपए की मिल रही थी, ओके, उस हिसाब से यहाँ पे कितने आइसक्रीम आने को ना, 10 आने को ना, पर यहाँ पे 5 ही आते। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि महंगाई हो गई है, और जो 5 रुपए की आइसक्रीम 10 रुपए में बिक रही थी, वो अब 2015 में 20 रुपए की बिक रही है। ओके, तो अब क्या होता था, पहले कुछ कुछ लोग थे जो इनको, जैसे हम लोगों को ये चीज़ें नहीं पता थी पहले, मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ना तब मेरा भी ऐसे ही बहुत बुरा हाल था कि मेरे को ये समझता नहीं था कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में एक्चुअली क्या फ़र्क है। तो अब देखो, सपोज करो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आया और तुम्हारे को मिले 10 मार्क, और तुमने एक जीरो ऐड कर दिया, और फिर क्या हो गया, 100 में से 100 मिल गए तुम्हारे को। तो वैसा ही कुछ नॉमिनल जीडीपी के साथ हो गया है, एक्चुअल में तुम्हारा जीडीपी बढ़ गया है, एक्चुअल में और रिपोर्ट कार्ड में क्या हुआ थे, तुम्हारे मार्क्स बढ़ गए थे, पर ये क्या हुआ था, 50 में से 100, ये तुमने सिर्फ इन्फ्लेशन है, उस वजह से ये 100 रुपए हुए हैं। एक्चुअल में जो तुम्हारे को 100 में से 100 मिले, वो 100 में से 100 नहीं मिले रिपोर्ट कार्ड में, वो 100 मिले 1000 में से, ऐसा सपोज करो। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई और एक आइसक्रीम अब 20 रुपए की मिलना चालू हो गई। ओके, तो अब लोग क्या बताते थे, जब मतलब ऐसा जीडीपी दिखाने की जरूरत आती थी, अब बड़े बड़े नंबर दिखाने पड़ते थे, जो पॉलिटिशियंस होते थे वैसे, नहीं तो फिर ऐसी पार्लियामेंट में झगड़े चल जाएंगे कि भाई अरे मेरे टाइम पे तो इतना जीडीपी था, तेरे टाइम पे इतना कम जीडीपी है। तो फिर वही वो इन्फ्लेशन बढ़ जाता था, फिर उस पे से जीडीपी बता देते थे कि हमारा देखो हमने 100 रुपए का प्रोडक्शन किया है इकोनॉमी में। और एक्चुअल जो जीडीपी है वो क्या दिखाता है, उसने प्रोडक्शन दिखाने को ना इकोनॉमी में कितना हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन जब बढ़ेगा उस हिसाब से ही ग्रोथ बढ़ेगी। मतलब एक सादा है कि अम्बा देवी में जब वो नवरात्र रहते, तभी ग्रोथ का टाइम रहता है, एकदम रास्ते पे लोग दुकानें लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में आने वाले और हमारे प्रोडक्ट बिकने वाले। तो एक्चुअल में वो वहाँ पे वो दुकानें क्यों लगाई जा रही थी, कि उनका धंधा ज्यादा बढ़ेगा या फिर प्रोडक्शन जो उनका प्रोडक्ट है वो ज्यादा खपेगा। जीडीपी भी वैसा ही है कि वो प्रोडक्शन दिखाने के लिए बना हुआ था कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, पर एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा, प्रोडक्शन तो उतना ही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया और उस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि जीडीपी बढ़ चुका है करके, दिख रहा है ना यहाँ पे 50 से 100 हो गया। पर ये क्या बोलता है, रियल जीडीपी ऐसा नहीं चलेगा।
ये क्या बोलता, समझो 2,000 रुपए में 5 आइसक्रीम, आई सी लिखता हूँ सिर्फ, 50 रुपए की मिलती थी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, एक आइसक्रीम मिल रही थी 10 रुपए की। तो ये भाई क्या बोलता, अब हमारे को सिर्फ क्वांटिटी देखना है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, हमारे को पैसे मत बताओ, क्योंकि पैसे तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ने ही वाले। तो ये बोलता है हमारे को प्रोडक्ट बताओ एक्चुअल में कितना बढ़ा। तो इसके लिए इन्होंने क्या तय किया कि हम 2000 को एज अ बेस ईयर कंसिडर करेंगे। बेस ईयर मतलब क्या, कि भाई 2000 पे हमने अगर 2000 को बेस ईयर माना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक आइसक्रीम की प्राइस 10 ही रुपए है। हम 20 मानेंगे ही नहीं, 10 ही रुपए मानेंगे 2015 में भी। मतलब 2015 में अगर हमको कोई बोलेगा कि 5 आइसक्रीम कितने के, तो यहाँ पे भी हम कितने के बोलने वाले, 50 रुपए के ही है बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने 2000 को बेस ईयर मान लिया है प्राइस के टर्म्स में। मतलब जो दाम है एक आइसक्रीम का, वो 10 ही रुपए रहने वाला है बहुत सालों तक, जब तक हम हमारा बेस ईयर चेंज नहीं करते। और बेस ईयर में कितनी प्राइस थी एक आइसक्रीम की, 10 ही रुपए थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तुम प्राइस देख रहे हो क्या, प्राइस की बढ़ोतरी देख रहे हो क्या, तुम प्रोडक्शन पे फोकस हो, तुम्हारा तुम्हारा फोकस क्लियर है कि मैं क्यों देख रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्शन क्यों कर रहा हूँ, कि भाई मेरे को प्रोडक्ट देखना है बड़े है कि नहीं। मैं प्राइस एक कांस्टेंट ही रखने वाला हूँ कि 10 रुपए ये करके। तो अब ये बेसिक फर्क है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या क्या, नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्ट कैलकुलेट होता प्लस प्राइस कैलकुलेट होती, और यहाँ पे रियल जीडीपी में सिर्फ प्रोडक्ट कैलकुलेट होता कि एक्चुअल प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है करके। मतलब अब यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट हो रही, तो इन्फ्लेशन का इन्फ्लुएंस होगा कुछ ना कुछ, पर यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट ही नहीं हो रही, प्राइस तो एक कांस्टेंट मान लिया है, तो बेस ईयर की थी वही है। तो समझा तुम्हारे को, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट ही नहीं होती, एक प्राइस फिक्स कर देते, सिर्फ प्रोडक्ट देखते कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट हुआ। तो ये रियल जीडीपी जो है, ये एक मेन थिंग है, मतलब एक ऐसा मेजर है जो प्रॉपर ग्रोथ दिखाता है। ऐसा हवे में नहीं लेके जाता कि हाँ भाई एकदम 100%, मतलब ये 50 से 100 हो गया, मतलब कितना हुआ, डायरेक्ट 100% का इंक्रीज हो गया ना जीडीपी में। परसेंटेज टॉपिक थोड़ा बहुत, डायरेक्ट 100% का इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे इन्होंने प्राइस कांस्टेंट रखा, मतलब जीडीपी बढ़ा ही नहीं 2000 से 2015 तक, इसलिए कांग्रेस चलेगी, मतलब ऐसा नहीं है, पर एक्चुअल टर्म्स में कुछ ऐसा हुआ है। अब हमने, अब कुछ जो बेसिक थिंग्स है इसके साथ वो ऐसे है, कुछ बेसिक चीजें ऐसे है कि हमने रियल जीडीपी कब से स्वीकारना चालू किया हमारा जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मतलब रियल जीडीपी आ गया था, तो अब रियल जीडीपी आने के बाद कब से हमने ये चीज अपनाई, रियल जीडीपी कैलकुलेट करना। तो 1991 से ही हमने, 1991 से ही हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट करना चालू कर दिया था हमारे देश ने, कि भाई अब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। फिर बाद में क्या हुआ, अब 1991 से चालू हुआ है, और तुम्हारे को मैंने क्या बोला था, रियल जीडीपी में बेस ईयर कंसिडर होता। तो फिर ऐसे बेस ईयर चेंज होते गए बीच बीच में, पहले 1997 का एक बेस ईयर था, बाद में फिर 2004 का एक बेस ईयर था, और अभी रिसेंटली, समझ रहे हैं ना बेस ईयर मतलब। तो अभी रिसेंटली कौन सा बेस ईयर है हमारा, मतलब अभी जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है जो भी चीज है, वो कौन से बेस ईयर पे कैलकुलेट हो रही, तो 2011-12। मतलब 2014 में जब मोदी जी आए, तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया कि जो 2004-5 का बेस ईयर कांग्रेस ने रखा था, वो हटाते हुए उन्होंने 2011-12 को बेस ईयर माना। मतलब 2011-12 में जो प्राइसेस होंगे चीजों के, उस हिसाब से अभी तक हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है या फिर हमारा प्रोडक्शन हम देखते आ रहे हैं। समझा। और अभी रिसेंटली मोदी जी का ऐसा बोलना था कि अब भाई 2022-23 को ऐसा, 21-22 शायद, मैं दिखा दूंगा फैक्चुअली, में भी रॉन्ग होगा मैं, तो 2021-22 को एज अ बेस ईयर मानने का सोच रहे थे वो। अब ये ऐसा क्यों कर रहे होंगे, थोड़ा सोच के देखो। 2011-12 से डायरेक्ट 2021-22 पे क्यों आ रहे होंगे वो बेस ईयर मानने के लिए। कोई भी एक आदमी हाथ खड़ा करो। अभी मैंने पढ़ाया तुम्हारे को रियल जीडीपी, तो उसी के इसमें है कुछ ना कुछ, सोच के देखो क्या होगा।
समझ रहे हैं ना प्रॉपर? अगर, हाँ, हाँ, अब ये जो 2021-22 अगर वो पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो जाएगा और एक बड़ी सी फिगर बन जाएंगी, और मोदी जी का नाम हो जाएगा कि भाई मोदी जी ने इतना बड़ा जीडीपी कर दिया जो कांग्रेस ने कभी नहीं करी। पर एक्चुअली में क्या हुआ, सिर्फ नंबर्स के साथ खेल हुआ। मतलब वही जो वो वाला बच्चा था, वो जिसको 10 मार्क 100 में से मिले थे, उसने 100 कर दिए थे, 100 में से 100। वैसे ही मोदी जी करने का ट्राई कर रहे थे। अब ये मैं जो भी जोक्स कर रहा हूँ ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज पे है, मेरा कोई मोदी जी से रिलेशन नहीं है। तो या ऐसा नहीं बाहर मिलने के बाद कि अरे तुमने कैसे मोदी जी बोल दिया। तो मेरा सिर्फ समझाने का पर्पज है कि एक्चुअल में अब वो होगा। मैं इतना ज्यादा क्या बोलते हैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मेरे को पता है कि भाई ये 21-22 क्यों कर रहे हैं। पर मेरा जो एक कॉमन सेंस है वो ये बोल रहा है कि अगर रियल जीडीपी का चेंज कर रहे हैं 2021-22 को अगर रियल जीडीपी मान रहे हैं या बेस ईयर मान रहे हो, तो एक्चुअल में उसका इन्फ्लेशन का उसके ऊपर प्रभाव गिरेगा और उस वजह से रियल जीडीपी, मतलब जो तुम्हारी ग्रोथ होगी जीडीपी की, वो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगी। अब मोदी जी ये चीज इसलिए भी कर रहे होंगे क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत बुरा असर पड़ा है इकोनॉमी पे और उसको उभरने के लिए टाइम लगा। इसलिए भी 2021-22 को बेस ईयर मान रहे होंगे क्योंकि 2020 किसी ने बहुत गंदा टाइम था, तो एकदम नीचे चली गई ना इकोनॉमी। उसमें मोदी जी का भी कोई हाथ नहीं कि भाई एकदम जीडीपी ग्रोथ कम हो गई, माइनस में चले गई थी हमारी ग्रोथ। तो अब वो मोदी जी का हाथ नहीं है क्योंकि एकदम ही महामारी आ गई थी वगैरह वगैरह। इसलिए भी 2021-22 को बेस ईयर माना जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या क्या समझे, जीडीपी समझ गए, जीएनपी हो गया, रियल जीडीपी हो गया और नॉमिनल जीडीपी हो गया, और ये कैलकुलेट हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। किसी का कुछ भी डाउट होगा तो अभी पूछ लो। मैं एक बार इधर देख लेता था, है क्या यहाँ पे वैसे देखने के लिए? 4 लोग हैं देख रहे हैं, देखते हैं। अभी तक तो कुछ सवाल नहीं पूछा। तुम्हारा कुछ सवाल है इस रिलेटेड कि रियल जीडीपी वगैरह वगैरह? कुछ नहीं। और ये जो डाटा है मैंने एक फाइल बनाई है कि वो मैं बोला ना स्टार्टिंग में कि 1990 को रियल जीडीपी कैलकुलेट करना स्टार्ट हुआ, तो एक पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? यहाँ खत्म होता है जीडीपी, जीएनपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। अब हम जाएंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट के ऊपर, वो क्या होता है, ठीक है? अभी नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है जो वो तुम न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, वो क्या है पर्टिकुलर? वो जो $1 की कीमत 87 पॉइंट समथिंग है ना अभी। अभी कितनी है कीमत वैसे? $1 की कितनी है? 87 है ना? तो वो ये है, इस वजह से है, ये वो बंदा है जो तुम पेपर में जो देख रहे हो ना, जिसका नाम तुमको बार बार दिखाई पड़ रहा है, ये वो। तो ये बोल रहा है कि भाई अभी तुम्हारा जो डॉलर है, $1 वो कितने रुपए के हिसाब से 87.20 या 50 है ना, शायद से 20 है ना, 30 है क्या? हाँ वही, जो भी पॉइंट में जितना भी हो, ठीक है, सपोज करो 87.30 है, ओके। तो ये है तुम्हारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो अब बेसिक थिंग्स की नॉमिनल एक्सचेंज रेट एक्चुअली क्या होता है। अब हमें इसमें समझना क्या क्या है, देखो। इसको समझने के बाद तुम्हारे क्या क्या फंडे क्लियर हो गए कि एक्चुअल में, अब मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या बोला कि 1947 में $1 1 रुपए के हिसाब से ही था। अब कुछ ना कुछ कारण हुए होंगे कि वो 87 पे पहुंचा है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है $1 87 होने के पीछे, मतलब होने के बाद हमारा कुछ फायदा है क्या उसमें? हाथ से खड़े करके बताओ यार, एकदम ऐसा जन गण मन जैसा नहीं होना मेरे को कि एक को आता फिर सभी। हाँ बताओ, क्या क्या लगता है, $1 87 है ना? तो तुमको क्या लगता है इसमें कुछ फायदा है क्या हमारा? हाथ खड़े करो यार, कोई भी बोलो। इतना क्या है, सिर्फ हाँ या ना ही बोलना है, और क्या ही बोलना है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं है, ओके। और कोई? हाँ ना बोलने वाले, हाँ भी चलेगा मेरे को, ऐसा तुक्का मार दो कुछ भी ऐसा। अच्छा ठीक है चलो, ना है ना तुम्हारी, सीधे सीधे ना है इस चीज के लिए कि भाई ऐसा नहीं है कुछ करके, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, या हमारे फायदे का भी है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा हमारे फायदे का है।
देखते हैं। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब क्या होता है, पहले तो ना इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं, पहले नाम देख लिया करो। नॉमिनल है मतलब ऐसा छोटा मोटा आदमी, एक्सचेंज रेट है मतलब एक्सचेंज होगा कुछ ना कुछ, और रेट है मतलब एक पर्टिकुलर रेट होगा किसी ना किसी चीज का। तुम मोस्टली मेज पे खाते होंगे तो उसका भी कोई ना कोई रेट है, 60 70 थाली वगैरह समथिंग। ज्यादा होगा, कितना है वैसे? 70 है क्या? कितना? अच्छा 75 हो गया। ठीक है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब क्या होता है, एक सिंपल मार्केट में, मतलब मार्केट में क्या वैल्यू है तुम्हारे डॉलर, मतलब एक, मतलब जो दो करेंसीज है, कोई भी दो करेंसी ले लो, इराक की ले लो और पाकिस्तान की ले लो, तो उन दोनों करेंसीज का क्या कंपैरिजन है, एक दूसरे के कन्वर्जन कैसे है। मतलब सपोज करो एक पाकिस्तानी रुपीज 10 इराक जो भी होगा इनका, अब मेरे को पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा। मतलब एक पाकिस्तान का जो है, मतलब जो एक करेंसी है उनकी, उसमें 10 इराक की करेंसी आ जाएगी, एक सिंपल वे में। मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, कि सिर्फ एक मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में एक आंकड़ा दिख रहा है ना तुम्हारे को, कि जो अभी तुम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं 87 वगैरह, वो सिर्फ एक आंकड़ा है कि कन्वर्जन, मतलब अगर तुम्हारे को $1 को कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो वो कितने रुपीज में होगा, तो वो कितना है कन्वर्जन रेट एक दूसरे का, तो $1 का 87 है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अगर तुम्हारे को तुम्हारे डॉलर एक्सचेंज करना है रुपी से, तो अगर तुमने $10 दिए, तो 87 × 10, 870 रुपये तुम्हें वापस मिलेंगे। तो सिर्फ जरिया है, कन्वर्जन रेट है। एक्चुअल में वो उस रूपी की, मतलब उस रूपी की वैल्यू नहीं बता रहा है एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट में। अब ये थोड़ा सा नहीं समझा होगा, मैं आगे लेता हूँ। सिर्फ एक कन्वर्जन रेट है कि भाई ट्रांजैक्शन कैसे होगा इन दोनों का, और कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, सवाल है, आंसर देने की कोशिश करना, नहीं दिए तो कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ सुनो। तुमको क्या लगता है कि ये जो 87.30 है, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है क्या? मतलब ये इन्फ्लेशन की वजह से इतना पहुंचा है क्या, तुम्हारे को क्या लग रहा है? अच्छा। और दूसरी चीज, ये जो 87.30 और $1 का ऐसा तुम्हारे को दिख रहा, तो ये एक्चुअल में तुम्हारे करेंसी की परचेसिंग पावर दिखा रहा है क्या तुम्हारे को, ये जो रेट है? मतलब ये पर्टिकुलर जो करेंसी है, उसकी आयपत बता रहा है क्या वो खरीदने की, परचे मतलब ये जो नंबर है, वो परचेसिंग पावर दिखा रहा है क्या मार्केट में कितनी होगी? ये हाँ लग रहा है। क्या? हाँ। तो एक दो पीछे से नहीं बोलने दो। हाँ, ये है, परचेसिंग पावर दिखा रहा है, तुमने हाँ बोला। दूसरा क्या बोला था, कि ये इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन दिखाता है करके, इन्फ्लेशन दिखाता है करके, ये भी तुम हाँ बोल रहे हो। अब ये दोनों भी चीजें इसके लिए गलत है। अब रास्ता चालू होगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि ये सिर्फ एक कन्वर्जन रेट है कि $1 में 87 रुपीज मिलेंगे, बस इतना है और कुछ भी नहीं। अब दूसरी क्रॉस, मतलब क्रॉस चीज चेक करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है, इसके ऊपर इन्फ्लेशन का, मतलब ये इन्फ्लेशन की वजह से क्या यहाँ नहीं पहुंचा है, मतलब ये इन्फ्लेशन नहीं दिखाता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो अब सपोज करो एक चीज, एक तो देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बहुत बार बोल दिया क्या है, क्या है, आगे चलो एग्जाम्पल से समझ लेते एक बार। $1 83 आ रहा, वही फिर
इसमें क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, सिर्फ करेंसी का मार्केट वैल्यू बता रहा है। दूसरा, इन्फ्लेशन या परचेसिंग पावर का इफेक्ट नहीं होता। अब वो क्यों बोल रहा हूँ, दोनों करेंसी की असली वैल्यू क्या है वो नहीं, मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है ना, वो असली वैल्यू नहीं बता पा रहा है उस करेंसी की। आप इसको तो कैसे समझोगे, अभी नया मूवी कौन सा लगा है, सैयारा लगा है, ठीक है, अरे नरसिम्हा लगा है, ठीक है, अगर इतना चीप लग रहा है वो थॉट तो नरसिम्हा लगाया, हाँ, वो। तो तुमको क्या लगता है, जो तुम 100 रुपए 200 रुपए उस मूवी के लिए दे रहे हो, तुम्हारे लिए वैल्यूज अलग है ना वो पिक्चर को देखने जाने के लिए। जो इस्कॉन से लोग जाने वाले हैं उसके लिए वो मूवी बहुत ज्यादा हजारों रुपए का है, क्योंकि उतनी वैल्यू है उस मूवी के लिए उन लोगों की। हम में से कोई जाएगा उसके लिए ऐसा हो जाएगा, हाँ हाँ मस्त कार्टून है ना। तो इसमें क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर मूवी की हम सबके लिए वैल्यूज अलग है। तो वैसे ही हमारी करेंसी की हमारे मार्केट में वैल्यू अलग है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखो, अगर एग्जांपल से समझते हैं, अब देखो, समझो तुम्हारे को एक बर्गर मिल रहा है 50 रुपए का, ठीक है, इंडिया में। ये क्लोज ही कर देते हैं, मेरे को पता है एक पॉइंट के बाद तुमको सिर्फ हैंडराइटिंग की समझती है, ये एक पॉइंट के बाद उतना कैच नहीं होता है चीजें क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। तो अब सपोज करो $1 में 83 रुपीज आ रहे हैं। अब तुम जो एक बर्गर लेने जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, $1 में तुम एक बर्गर ले सकते हो। कहाँ पे, यूएसए के अंदर। ये एक चीज कॉमन समझ में आ रही। पर तुम 100 रुपए के अंदर इंडिया में दो बर्गर ले सकते हो। तुम मैकडी वगैरह गए होगे, या फिर और कोई ना कोई दुकान गए होंगे जो यूएसए में भी है, तो वहां पे भी लगभग यही हाल है कि ऐसा सपोज करो $1 में एक बर्गर आ रहा यूएसए में, और यहाँ पे, अरे यार मैंने $100 लिख दिया यार, तुम बोलते भी नहीं यार। और यहाँ पे 100 रुपए में तुम दो बर्गर ले रहे हो, है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा तुम्हारे मार्केट में, तो एक्चुअली में क्या हो रहा ऑन ग्राउंड, डोमेस्टिक लेवल पे, ये डोमेस्टिक लेवल है ना, 100 रुपए में दो बर्गर आना और एक बर्गर $1 में आना। तो तुम्हारे डोमेस्टिक लेवल में क्या हो रहा कि जो तुम्हारी $1 की वैल्यू है वो कितनी हो रही है, 50 रुपए ही हो रही है। पर ये तुम्हें कब समझा, जब तुमने तुम्हारे प्रॉपर डोमेस्टिक मार्केट में इस चीज को देखा। जब तुम नॉमिनल एक्सचेंज रेट देख रहे थे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो तुम देख रहे हो न्यूज़पेपर में वो देख रहे थे, तो वहां पे क्या दिख रहा था, $1 में 83 रुपीज आ जाते हैं। पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, $1 में मतलब 50 रुपए की एक्चुअल है। मतलब एक डोमेस्टिक लेवल पे अगर तुम देखोगे, अगर कोई बाहर का आदमी हमारे इधर आया, समझो अभी बिल गेट्स आया था वो चाय टपरी पे चाय पीने के लिए, तो फिर उसने क्या देखा कि जो हमें इंटरनेशनल में दिख रहा वैसा नहीं है। $1 में एक्चुअल जो डोमेस्टिक लेवल पे चीजें चल रही वो कितनी है, $1 में 50 रुपए ही आते हैं। ओके, अब ये अभी भी नहीं समझा होगा, तो इसलिए मैंने वो जो मूवी का एग्जाम्पल कंपेयर किया था। अब वो सोचो कि एक्चुअल में जो हमारी इकोनॉमी में हमारे रुपये की वैल्यू है वो कितनी है, 50 रुपए है। और इनके इकोनॉमी में इनके डॉलर की जो, मतलब इन दोनों के अगर कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो रहा है, $1 मतलब 50 रुपए ही हो रहा है। तो जब तुम एक्चुअल तुम्हारे डोमेस्टिक लेवल पे जब किसी डॉलर को या बाहर करेंसी को कंपेयर करके देखते हो तुम्हारे खुद के करेंसी के साथ में, तब तुम्हारे को एक प्रॉपर एक्सचेंज रेट मालूम पड़ता कि एक्चुअल ग्राउंड पे कैसा हो रहा। ऊपर ऊपर से तो सब अलग दिखता, पर एक्चुअल ग्राउंड में क्या हो रहा है, $1 मतलब सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए ही है। तो ये जो चीज है
वो तुम्हारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट नहीं बता सकता तुम्हारे को। ये कौन बताएगा? तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी बताएगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये चीज कौन बताने वाला है, तुम्हारे डोमेस्टिक लेवल की जो कंडीशन है एक्चुअल, तो वो कौन बताने वाला है? परचेसिंग पावर पैरिटी बताएंगी, ना कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट, क्योंकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट सिर्फ ऊपर की सिचुएशन बताएगा कि वर्ल्ड लेवल पे कैसा है। तो अब इसलिए ये जो तुम्हारे को $1 का 183 दिख रहा, इसके ऊपर कोई इन्फ्लेशन, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ₹50 आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि इसको महंगाई की मार पड़ी है। अब तुमको ऐसा लगेगा कि अगर महंगाई की मार पड़ती थी तो $1 ₹100 का होना चाहिए था, है ना, महंगाई की मार पड़ने के बाद। पर एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो यूएसए है वहां पे प्रोडक्ट मतलब महंगे, वहां पे इन्फ्लेशन होने की वजह से उनको कम प्रोडक्ट मिल रहा, मतलब उनको $1 में एक ही बर्गर मिल रहा। पर हमारे इधर महंगाई कम होने की वजह से, इसलिए हमारे को प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहे हैं। मतलब एक्चुअल में जो मैकडी का प्रोडक्ट है उसके ऊपर यूएसए में बहुत ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगाए जाते होंगे, क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाता होगा, उसके ऊपर सेफ्टी मेजर्स लगाए जाते होंगे, इसलिए वो प्रोडक्ट ये टैक्सेस वगैरह लगते लगते महंगा हो जाता। और इसलिए एक बर्गर $1 का मिलता है, क्योंकि वहां पे महंगाई है यूएसए में। और वही एक्चुअली जो हमारे इधर है, हमारे इधर सेफ्टी मेजर्स इतना नहीं है, बिना हाथ के पॉलिथीन से डायरेक्ट डायरेक्ट गुपचुप उठा के देना चालू है, कोई लोड नहीं है। अगर वो पन्नी लगा के दे तो अपन कहाँ ना कहाँ पूछते उसको कि अरे टेस्ट भैया अलग आ रही करके। तो पहले जैसी टेस्ट नहीं आ रही है सपोजिटली। तो मतलब एक्चुअल क्या हो रहा है, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो परचेसिंग पावर पैरिटी जो अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो तुम्हारे डोमेस्टिक की हालत बताता है, तुम्हारे करेंसी की दूसरे करेंसी के साथ क्या हालत है। ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर ना इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की कोई मार नहीं पड़ रही इसके ऊपर, इसलिए वो ज्यादा दिखा रहा। और दूसरा, ना कि ये परचेसिंग पावर बताता, क्योंकि परचेसिंग पावर तो एकदम ग्राउंड पे मालूम पड़ेंगी ना। तुम ऐसा तो नहीं होता कि यार मेरे को नहाने का साबुन होना तो मैं यूएसए से मंगाता करके डायरेक्ट फोन लगाता, यूएसए से मंगाता, ऐसा तो कार्यक्रम नहीं है। वो आएगा तुम्हारे पास, जैसे फोन्स वगैरह बाहर देशों से आते, पर उसके ऊपर वो क्या करते, अब वो जानबूझ के इतना महंगा क्यों बेचेंगे इंडिया में, जब जब उनको पता है कि अगर हम इतना महंगा अगर बेचेंगे, ये $1.83 के हिसाब से अगर प्रोडक्ट हम इंडिया में भेजेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। वो कोई क्यों ही खरीदेगा, एट दी एंड ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे अगर इतना बड़ा हमने महंगाई की मार अगर उस पर लगा दी तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट होके आता है ना किसी इकोनॉमी से, वो ये भी ग्राह्य धरता है कि जो सामने वाले इकोनॉमी में तुम जा रहे वहां पे इन्फ्लेशन क्या है, और तुम्हारा इन्फ्लेशन कितना है, और कितने इसमें तुम तुम्हारा प्रोडक्ट वहां बेच सकते हो। तो यहाँ तक समझा? सिर्फ इतना कंसेप्ट है कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर महंगाई नहीं मालूम पड़ रही, ये जो परचेसिंग पावर पैरिटी है उसके ऊपर महंगाई मालूम पड़ रही है, और एक्चुअल में वो तुम्हारी परचेसिंग पावर भी बता रहा है कि कितना तुम खरीद सकते उतने रुपए में। यहाँ तक समझा? अब हम देखेंगे कि मग जब परचेसिंग पावर, अब ये तीनों कंसेप्ट है ना बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा जो समझना है वो तुमको 1.5 घंटे बाद ही समझेगा। तो बी विथ मी, पेशेंस रखो, धीरे 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 स्टोरी में और मजा आएगा। वो जो साउथ में एकदम बीच में कैरेक्टर उठ के आता ना एकदम से, भाई वो जिंदा हो गया करके, तो यही है वो जिंदा होने वाला आदमी। जो तुम एकदम हीरो मान रहे थे कि भाई $1 में ₹83 मिल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी एकदम घसर गई करके, वैसा कुछ नहीं है। ये आया एकदम बीच में से पिक्चर में कि नहीं नहीं नहीं, मैं हीरो हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हारे को कि $1 की कीमत सिर्फ ₹50। तो अभी सिर्फ ये एक कैरेक्टर आया है, उसको हमें डिफाइन करना है, थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। अब हमें देखना है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होता है, जो मैंने आपको बताया, वो किस किस चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होता है और वो किस हिसाब से चेंजेस हुए हैं। अब ये मैंने बताया है, ये तुम पढ़ोगे तब भी समझ जाएगा लगभग, मेरे हिसाब से तो अभी क्लियर हो गया होगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब देखो, ये जो तुमने देखा कि $1 83 है, तो ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट तय होते कि $1 में ₹83 आएंगे, $1 में ₹100 आएंगे, तो ये जो है ना ये दो तरीके से आते हैं। एक होता है फिक्स्ड नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग नॉमिनल एक्सचेंज रेट। पहले हम ये वाला समझ लेते फिर इस पे जाएंगे, क्योंकि ये अभी यूज में नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली हमारे यूज में आ रहा है। तो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब ये
मूव होते रहता, फ्लेक्सिबल है, मतलब वही योगासन में देखा हूँ फ्लेक्सिबल। तो ये भी उस हिसाब से ही फ्लो होते रहता है, एक मतलब इधर से उधर। अभी तुम देखते ना, एकदम अभी एक आध साल पहले $1 की वैल्यू कितनी थी? 77 78 थी, एकदम से बढ़ गई, एकदम 87 रुपीज पे आ गई, मतलब ये फ्लोटिंग है। तो इस हिसाब से अभी प्रॉपर एक्सचेंज रेट हम देख रहे हैं कंपेयर करके मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ मार्केट देखता है कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट मतलब किसी देश के प्रोडक्ट की कितनी सम्मान है, आत्म मतलब कितना ज्यादा इज्जत है, उस हिसाब से उस डॉलर मतलब उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब कैसा है कि डॉलर की बहुत इज्जत है, बहुत स्टेबल करेंसी है, और बहुत सालों से ऐसा वो स्टेबिलिटी मेंटेन रखा है उन्होंने। तो उस वजह से क्या हो गया कि हर किसी को डॉलर चाहिए। अब हर किसी को अगर डॉलर चाहिए तो वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की मतलब मांग करेगा। अब अगर किसी की ज्यादा इज्जत होने लग जाए कि भाई उसकी मांग कर रहे, तो उसके भाव बढ़ जाएंगे। फिर भाव बढ़ने की वजह से वो क्या बोलेगा, जो तुम कल मेरे से $1 10 का लेते थे, अब वही तुम $1 80 का लोगे, क्योंकि मेरी क्या हो रहा है एक्चुअली मार्केट में डिमांड है। तो ये जो तुम देख रहे हैं कि जो $1 का 87 रुपीज है, वो इसलिए क्योंकि मार्केट में डिमांड है डॉलर की, और उस वजह से डॉलर का भाव बढ़ गया और तुम्हारे को ज्यादा अमाउंट देना पड़ती। तो ये जो अभी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, वो कौन सा है हमारा? फ्लेक्सिबल के नाम पे चल रहा, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग नॉमिनल एक्सचेंज रेट। और पहले क्या होता था? फिक्स्ड होता था नॉमिनल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, $1 के बदले एक ही रुपए होता था, वो चेंज नहीं होता था, उतना ही रहता था। अब ये सोच के देखो कि $1 के बदले अगर एक रुपए ही रहेगा, तो तुम्हारे को तो ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे बहुत अच्छा है फिर तो ये, है ना, मतलब उतना ही प्रोडक्ट। तो वैसा नहीं है, ये डेप्थ में जाओगे तब समझेगा। तो पहले कैसे फिक्स रखते थे वो देख लेते हैं। तो फिक्स रखते टाइम पे क्या था कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम मतलब कि अगर जितना तुमने तुम्हारे मतलब आरबीआई के पास तुम गोल्ड रखते, तो जितना आरबीआई खुद के पास गोल्ड रखेगा, उतना ही रुपी या फिर उतना ही वो करेंसी मार्केट में ला सकता है। मतलब अगर उसके पास 100 ग्राम गोल्ड है, तो वो 100 ग्राम के उतना ही करेंसी वो बाहर ला सकता है। मतलब सपोज करो उन्होंने बोल दिया कि हमारा 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम जो गोल्ड है वो $100 के बराबर है। तो उनके रिजर्व में सपोज करो यूएसए के रिजर्व में 100 ग्राम गोल्ड है, तो वो कितने ला सकेंगे मार्केट के अंदर? 10,000 रुपए ही 10,000 डॉलर ही मार्केट में ला सकेगी। और वैसे ही सपोज करो ये डॉलर नहीं है, रुपी है, अगर 1 ग्राम डॉलर का मतलब 1 ग्राम रुपी का भाव उतना है 100 रुपए, तो उस हिसाब से ही मतलब जितना गोल्ड तुम्हारे आरबीआई के पास होगा, उतना ही मार्केट में तुम पैसा ला सकोगे। ठीक है, और इस हिसाब से चलता था सब चीजें। पर एक पॉइंट पे क्या हो गया कि इतना ज्यादा इकोनॉमी डेवलप होना चालू हो गई कि उतना ज्यादा गोल्ड मार्क मतलब आरबीआई के पास रखना या फिर उधर का जो फेडरल रिजर्व है उनके पास रखना पॉसिबल नहीं था। कि इतना ज्यादा भाई हम गोल्ड रखेंगे तभी हम नोट ला सकेंगे, वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा था, क्योंकि मार्केट के गिमिक्स अलग चल रहे थे। ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम ज्यादा होना चालू था, और बहुत ज्यादा खरीदी बढ़ गई थी, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे मेंटेन करे कि भाई हम जितना गोल्ड रखेंगे उतने ही पैसे इकोनॉमी में ला सकते हैं। वैसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये कैंसिल कर दिया उन्होंने। और एक है पेग्ड करेंसी सिस्टम। पेग्ड मतलब कनेक्ट कर दिया उन्होंने। ये सऊदी अरेबिया वालों ने क्या किया है, मतलब कि अगर यूएसए ने मार्केट में $1 भी बढ़ाया, तो उस हिसाब से वो 3.75 सऊदी रियल इकोनॉमी में बढ़ाने वाले। मतलब वो कितना इकोनॉमी में पैसा डालेंगे, कितना एक्सचेंज रेट है $1, अगर लाया मार्केट में, तो वो 3.75 सऊदी रियल इकोनॉमी में लाएंगे, और उस हिसाब से उनका चलेगा। अगर ये नहीं समझ रहा है तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अभी जो चीजें चल रही है एक्सचेंज रेट की, वो किससे चल रही है? मार्केट की वजह से चल रही है, फ्लोटिंग में। अगर मार्केट में किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से उसका ज़्यादा मांग होती है, और उसकी मांग होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और उस वजह से
उस अगर करेंसी को तुमको कन्वर्ट करना है तो तुमको ज्यादा प्राइस देना पड़ता है, बस इतना। यहाँ तक समझ गया? आगे चलते हैं। अब हमको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। तो एक सिंपल रूल है जो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, ये इतनी चीजें तुमको सिर्फ अप्लाई करके समझ जाएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का एक सिंपल रूल ऐसा है कि अगर कोई भी चीज अगर इकोनॉमी में हो रही है जिसकी वजह से हमारे को पैसा छापना पड़ रहा है ज्यादा, क्या बोल रहा हूँ, अगर इकोनॉमी में कोई भी इकोनॉमी में अगर किसी भी इकोनॉमिक काम के वजह से अगर पैसा ज्यादा छापना पड़ रहा है तो समझ जाना तुम्हारा तुम्हारा जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में टर्म्स में होगा वो बढ़ने वाला है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी इकोनॉमी में हमारे क्या मतलब डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स, अगर तुमको इम्पोर्ट करना है ज्यादा, सपोज करो तुम बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हो तो एक्चुअल में तुम क्या करने वाले हो, वो इंपोर्ट करने के लिए $1.83 है ना, तो तुम्हारे को उतना ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे $1 के बदले। तो एक्चुअल में तुम्हारे को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा पैसे छापना पड़ेगा। इसमें पैसे तुम्हारे को छापना पड़ेंगे इंपोर्ट करना है तो, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करते ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो पड़ा है ना क्या होता है। तो अगर इंपोर्ट कर रहे हो मतलब पैसे छापना पड़ेंगे, और अगर पैसे छापना पड़ेंगे तो एक्चुअली में तुम्हारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट में ज्यादा लगेगा। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, तुम्हारे अगर प्रोडक्ट बाहर जा रहे होंगे तो फिर क्या होगा, सोच के देखो। सच में यार थोड़ा सा कोऑपरेटिव रहो, बताओ क्या होगा। कोई भी एक आदमी हाथ खड़ा करो, अरे गलत ही बोलोगे ना, कोई भी ऐसा कंसिडर करके मत चलो, स्टूडेंट लाइफ में किसी की कोई इज्जत नहीं रहती, टू बी फ्रैंक, सच में नहीं रहती। मैं तुम्हारे चेहरे याद भी नहीं रहने वाले मेरे को, और तुमको भी एक साल बाद सिर्फ इतना याद रहेगा कि कोई तभी एक लंबा आदमी आया था और पढ़ा के चला गया था। इसलिए इतना इज्जत का ध्यान मत रखो, कुछ नहीं है इज्जत। बताओ क्या होगा, अगर तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है बाहर के मार्केट में तो क्या होगा। हाँ बोलो। हाँ, रुपये का वैल्यू कम नहीं होगा, रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा पर हमको कम रुपये देना पड़ेगा, मतलब जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में है उसमें कम आ जाएंगे अपन, ऐसा है। ठीक है, इसमें हमारे को नोट छापना पड़ रहे थे, इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें नोट नहीं छापना पड़ रहा है। इसमें बताओ अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा बाहर से इंडिया के तरफ तो अब क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी। क्यों वैल्यू बढ़ेंगी, क्योंकि बाहर से डॉलर आएंगे अपने तरफ, हमारे पास ज़्यादा डॉलर रहेंगे। अब वो जो डॉलर लाएंगे वो डॉलर से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, मैंने एक पहले भी बताया था कि अगर बिल गेट्स ने सोचा कि वो जो चाय टपरी वाला है नागपुर का, उसका अगर बिजनेस बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, ऐसा डॉलर में पैसे देगा तो वो अपना गाड़ी डॉलर में सब कुछ देगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो आरबीआई के पास जाएगा, डॉलर देगा, उसको रुपये मिलेगा। तो एट दी एंड क्या हो रहा है, आरबीआई के पास डॉलर बढ़ रहा। अब जिस चीज का बढ़ जाती है उसकी फिर इज्जत कम होना चालू हो जाती है। तो एट दी एंड क्या हो रहा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए डॉलर हमारे पास आ जा रहा तो उसकी इज्जत कम हो रही। इन्फ्लेशन रेट, अगर महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा, हमारे इंडिया में पैसे ज्यादा छापना पड़ेंगे। जो चीज पहले मैंने वो टाइम देखा है कि 1 रुपए में 4 गुपचुप आते थे, और मैं तुम्हारे से 5-6 साल ही छोटा हूँ तो तुमने भी 1 रुपए में 2 गुपचुप खाए हैं, आई नो। तो फिर अब सोचो कि 1 रुपए में 2 मिलते थे पहले और अभी 10 रुपए में 4 ही मिलते हैं। महंगाई बढ़ गई ना एट दी एंड, तो क्या हो गया, तुम्हारे प्राइस की वैल्यू खत्म हो गई ना, जो तुम्हारे पास पैसे थे। मेरे पापा ने प्लॉट लिया था अर्जुन नगर के एरिया में, तो 1350 स्क्वायर फुट एरिया विद बांधकाम 1 BHK 4.5 लाख का हो गया था। अभी मेरे पापा ढूंढने जा रहे 50 लाख रुपए में भी, तब भी नहीं मिल रहा, फ्लैट लेना पड़ रहा। तो क्या हुआ, प्राइस की वैल्यू मतलब जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो गई है। क्यों क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, ग्रोथ भी हुआ उसके साथ साथ, इसलिए। अगर इंटरेस्ट रेट, मैंने जो इंटरेस्ट रेट मतलब कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है, कौन सा वाला इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट वाला। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, कोई भी एक हाथ हाथ खड़ा करो यार सच में। अगर रेपो रेट बढ़ा तो क्या होगा, पैसे ज्यादा छापे जाएंगे या कम छापे जाएंगे, कम छापे जाएंगे ना। सिंपल है, तुमको आता है सिर्फ तुम मुंह नहीं खोलते हो। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो फैक्टर्स है वो किस पे डिपेंडेंट है, एक सिंपल रूल है।
कि अगर पैसा ज्यादा छापोगे तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में तुम्हारी जो रुपये की वैल्यू है वो कम हो जाएंगी और तुमको ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे जो भी तुम्हारे होगी करेंसी। यहाँ तक समझ गया? अगले इसमें जाते हैं। अब इसका यूज क्या क्या है? तो फॉरेन ट्रेड में एट दी एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट का यूज होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब करेंसी की वैल्यू तो देखेगा ना कितने में कन्वर्ट हो रही, उस हिसाब से इन्वेस्टर्स डिसीजन लेंगे। रेमिडेंसेस, रेमिडेंसेस मतलब जो बाहर देश में जाते हैं जो पैसा वापस भेजते हैं उसको रेमिडेंसेस बोलते हैं। जो बाहर के देशों में काम करने वाले वो जीएनपी वाला कंसेप्ट, वो जो बाहर के देशों में काम कर रहे हैं उनका पैसा हमारे इकोनॉमी में आएगा और वो डॉलर में कमा रहे तो हमारे इधर कन्वर्ट होके आएगा। डायरेक्ट डॉलर वापर नहीं सकते ना अपन। तुम अगर डायरेक्ट डॉलर वापर, तुम्हारे घर में अगर एक आध लाख डॉलर मिल गया तो तुम लंबे टाइम के लिए अंदर हो बेटा, क्योंकि तुमने प्रॉपर क्या बोल सकते हैं, इतना पैसा तभी आता है जब तुम धांधलिया कर रहे हो कुछ ना कुछ, वो लॉन्डरिंग लॉन्डरिंग रहता है ना। वो शिवाजी द बॉस देखा होगा, वहां आधी नोट दिखाता। यहाँ तक आ जाओ, वो एक विलन के घर में डॉलर मिलते हैं। आ गए ना तुम वहां तक? ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ, अब ये क्या है कंक्लूजन, अब ये मैं आगे बताऊंगा, ये इतना कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जो मेन सवाल था जो मैंने डाला था, आज एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर 83 क्यों है? तो उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि इंडियन रुपी की वैल्यू यूनाइटेड स्टेट डॉलर के कंपैरिजन में कम हो गई है। ये तो मैंने फ्लो में बहुत बार बता दिया, पर ये पहले ऐसा नहीं था। 1947 में एक रुपए का सिर्फ एक ही डॉलर मिलता था अप्रोक्सीमेट। ऑफिशियल रेट नहीं था, ऐसा तय नहीं था, पर मोर और लेस सिर्फ इतना ही था। पर आगे क्या हुआ, 1966 में 7.50 रुपए का हो गया एक डॉलर। और ऐसा क्यों हुआ? पहली बड़ी डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन मतलब वैल्यू कम हुई। किसकी वैल्यू कम हुई? रुपये की वैल्यू कम हुई यहाँ पे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आईएमएफ का प्रेशर आया। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसने कुछ ना कुछ पैसे वगैरह दिए होंगे हमारे को, इसलिए इसने थोड़े बहुत पाबंदियां लगाई होंगी। अब आईएमएफ क्या होता है क्या नहीं होता है वो आगे लेक्चर्स में आएगा, पर अभी सिर्फ इतना याद रखो कि क्या हुआ था, हमारी वैल्यू कम हो गई थी। क्यों हुई थी? क्यों? आईएमएफ ने प्रेशर लगाया था, एक बहुत बड़ी संस्था है जो ट्रेड बढ़ाने के लिए काम करती है। और ये और ट्रेड में डेफिसिट था। अब ट्रेड में डेफिसिट मतलब क्या हो गया? डेफिसिट मतलब क्या होता है कि कम होना। और ये ट्रेड में मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मतलब क्या हो रहा था? डेफिसिट मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा होगा। ट्रेड डेफिसिट का सिंपल फॉर्मूला क्या है? ये समझो ट्रेड डेफिसिट है, अब टीडी लिखता हूँ। ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट ज्यादा है तुम्हारा, इसलिए डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब कमतरता। तो ये ट्रेड में कमतरता हो गई, मतलब क्या हुआ, तुमने बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट की। और मैंने पहले क्या बताया, अगर इंपोर्ट करोगे पैसे छापोगे, पैसे छापोगे मार्केट में उतना ज्यादा पैसा जाएगा तुम्हारा और उतनी वैल्यू कम होगी। और फिर बाद में 1985 में 12 रुपए का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मतलब, फिजिकल मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड। गवर्नमेंट के बजट में अगर कोई कमतरता हो गई, मतलब जितना गवर्नमेंट का खर्चा है उससे कम उनका कमाना है, तो मतलब कमा कम रहे और ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो बाहर से पैसे मंगाएंगे, लोन वगैरह लेंगे। लोन लेने की वजह से फिर क्या होगा, तुमको उतना ज्यादा रुपये वापस देना पड़ेगा। तो फिर उसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट आने की वजह से ये चीज हुई थी। नोट छापे जाएंगे एट दी, ये 17 रुपए हुए थे क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था वगैरह। अभी इतना ये है ना, वो धीरे धीरे आएगा। सिर्फ इतना याद रखो कि 1991 में ऐसे ऐसे कम कम होते होते फिर 74 रुपए था 2020 में, 2023-24 में 82-83 पे आया। और सिर्फ इसका कारण समझ लो, ये दोनों आखिरी के जो कारण है वो ऐसे हैं कि कोविड का टाइम था। कोविड का टाइम होने की वजह से सबसे ज्यादा भरोसा किस पे था कि एक तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आरबीआई है तो वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेगा कि भाई स्टेबल करेंसी है और वो हमारे को उतने ही पैसे वापस देंगे। इसलिए फिर उन्होंने क्या करे, डॉलर में इन्वेस्ट करे। और फिर क्या हो गया, डॉलर की इज्जत बढ़ी, डॉलर ज्यादा रुपए हमको वापस देना पड़े, और इसलिए फिर हमारा घसरन हो गई वापस से। और फिर ये 82-83 क्यों हुआ?
क्योंकि अभी यूएसए ने क्या किया, मैंने जब रेपो रेट बताया था तब मैंने क्या बोला था, अगर यूएसए ने उसका रेपो रेट बढ़ा दिया तो उतना डॉलर कम आएगा इकोनॉमी में, और डॉलर अगर इकोनॉमी में कम आएगा तो फिर क्या होगा, डॉलर की वापस इज्जत बढ़ जाएंगी। तो वैसे ही हुआ, इन्होंने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया, उसके वजह से वापस डॉलर की इज्जत बढ़ गई। इंटरेस्ट रेट हाई करने की वजह से इकोनॉमी में उतना डॉलर आएगा ही नहीं, और इंडिया में इन्फ्लेशन था, महंगाई होने की वजह से रुपये की वैल्यू कम कम होती गई। और बाद में ग्लोबल स्लो डाउन है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ते जा रही है, और फिर इकोनॉमी में उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रेड नहीं हो रहा, उसकी वजह से फिर क्या हुआ, वापस से रुपये की वैल्यू कम हो गई। यहाँ तक समझ गया? मतलब इन ऑल, एक सिंपल लाइन में नॉमिनल एक्सचेंज रेट बताना है तो क्या बताओगे, अगर हमको रुपये ज़्यादा छापना पड़ रहा है, हमारा इंपोर्ट बढ़, सिर्फ छापना पड़ रहे हैं, तो एट दी एंड हमारे इकोनॉमी में कुछ ऐसे हालात है जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू कम हो गई है और उसके एवज में डॉलर के भाव बढ़ गए, और इसलिए हम अभी 83 रुपीज़ पे है। समझ गया? इस चीज़ का आंसर मिल गया। आगे प्रोसीड करते हैं। किसी का कोई डाउट होगा तो आज पूछ लेना। अब ये मैंने बताया है कि इन्फ्लेशन का डिफरेंस है, मतलब क्यों 83 रुपये दे रहे हैं, इन्फ्लेशन का डिफरेंस, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा, ट्रेड डेफिसिट, वही है, सार है जीवन का अभी तक बताया हुआ, वही देख लेना एक बार। हाँ, अब ये मैंने क्या बोला था कि अगर ये हम 83 रुपीज़ दे रहे हैं तो क्या ये बुरा है? मैंने बोला था ना जब क्लास स्टार्ट किया था, तो 1 रुपए, $1 के बदले अगर अपन 83 रुपीज़ दे रहे होंगे तो ये क्या बुरी चीज़ है क्या? तुमको अभी क्या लगता है वो बताओ। नहीं नहीं, ऐसा ओपिनियन चेंज मत करो, मैं कारण पूछने वाला हूँ क्योंकि सिखाया है। क्या लगता है, $1 के बदले अगर तुम 83 रुपीज़ दे रहे होंगे, वैसे मैंने ये पॉइंट जो बता रहा हूँ अभी सिखाया नहीं है, पर तुम कॉमन सेंस यूज करके सोचो कि $1 के बदले अगर 83 रुपीज़ देना पड़ रहे होंगे तो ये क्या अच्छी चीज़ है क्या? कॉमन सेंस वापरो, अगर तुमने नहीं बोला तो बहुत अच्छी चीज़ है, बोलो। नहीं ना, नहीं बोलो, नहीं बोलो। तो अभी क्या होगा, अगर $1 के बदले 83 रुपीज़ है, ओके, तो क्या हो जाएगा कि हमारे लोगों ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी प्राइस तो कम ही रहेंगी ना डॉलर के कंपैरिजन में। समझो हमने 50 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाया, और हमारा इंटरनेशनल मार्केट में क्या भाव चालू है, $1 के बदले 83 रुपीज़ है, और वही चीज़ जो मार्केट में बहुत महंगी मिल रही है क्योंकि किसी वैल्यू, मतलब किसी डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, तो उतना महंगा प्रोडक्ट मिलेगा उसका इंटरनेशनल मार्केट में, पर हमारी वैल्यू तो घसर गई है ना, तो हम सस्ते में भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा एट दी एंड, और एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से ये अच्छी चीज़ है। बहुत से बार आरबीआई खुद से अपना रुपये और कम लेके जाता है, ये भी एक चीज़ है कि रुपये खुद से डिवैल्यू करा जाता है आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई क्यों करता होगा, आरबीआई पागल तो है नहीं कि खुद की वैल्यू खुद ही घसारेगा। उसको पता है कि अगर मैंने मेरी वैल्यू घसारी तो उस वजह से जो मार्केट में मेरे प्राइस है, अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, $1 83 का, $1 50 का, मतलब जो 50 रुपए में बर्गर मिल रहा है वो तो 50 में ही मिल रहा है ना, तो तुम तो बेच ही सकते हैं। क्योंकि ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सिचुएशन दिखा रहा, डोमेस्टिक लेवल की जो सिचुएशन है वो तो परचेसिंग पावर पैरिटी दिखाएगा। तो एक्चुअल में अगर तुम्हारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा खतरे के लक्षण है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ना, अगर वो तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, रुपये अगर डीएलवी, मतलब रुपये की वैल्यू कम होने के बावजूद भी, तो अच्छी चीज़ है। सिर्फ इतना याद रखना, समझा है ना सबको? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। बोर तो नहीं हो रहा ना क्लास? थोड़ा सा एंगेजिंग तो है ना ऐसा? तुम ऐसे पोस्टमार्टम के रूम जैसे क्यों रहते रहे, मतलब थोड़ा ऐसा मुंडी हला दिया करो, मेरे को भी ऐसा लगेगा कि कुछ चल रहा है तब तो। हाँ, अब देखो दो कंसेप्ट बाकी है, एक है परचेसिंग पावर पैरिटी और एक है रियल एक्सचेंज रेट। बोर हुआ तब भी समझ लो, एट दी एंड हमारे पास भी चॉइस नहीं है, क्योंकि अभी अगर मैंने क्लास छोड़ दिया तो ये कंसेप्ट रह जाएगा, टू बी फ्रैंक, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। तुमको सच में बता रहा हूँ, मैंने ये कंसेप्ट बहुत बार पढ़ा था यूपीएससी के टाइम पे, पर अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो अलग लेवल की, क्योंकि खुद से हाथ पैर मारे उस चीज़ को समझने के लिए। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में इकोनॉमी के, इसके ऊपर क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था,
और वो बहुत कॉम्प्लिकेट आया था, मतलब उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व कर दिए थे इकोनॉमी के। कोई सवाल नहीं है इनके भी, तुम्हारे जैसे। हाँ, तो देखो, परचेसिंग पावर पैरिटी, ये इसके नाम में ही बता रहा है कि ये जो वो पहले था, वो परचेसिंग पावर नहीं दिखा रहा था, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का ट्रांजैक्शन बता रहा था। परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब एक्चुअल जो परचेसिंग पावर है तुम्हारे रुपये की खरीदने की, वो बताएगा। अब क्या होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, अब ये नोट्स बंद कर देते हैं और यहाँ से समझेंगे। किसी के पास पानी की बोतल है क्या? हाँ चलेगा। तो देखो, परचेसिंग पावर पैरिटी क्या बोलता है, तो समझो एक गुड्स है। अब तुम बताओ, तुम महीने में क्या क्या खरीदते हो? एक मोबाइल का रिचार्ज होता होगा तुम्हारा, और क्या क्या होता है तुम्हारा, बताओ पटपट बताओ, टाइम नहीं अपने पास। एक मोबाइल का रिचार्ज होता है, और क्या होता है? हाँ, बुक्स होते हैं। बाद में और क्या होता होगा? स्टेशनरी होता है, वही पेंसिल पेन वगैरह जो भी तुम किचन से लेके सब चीजें जो खरीद रहे हो स्टेशनरी में आएगा। खाना भी खा रहे हो तुम, थोड़ा सा खाना भी बता दो उससे जाओ। फूड आता होगा। हाँ, पेट्रोल वगैरह आता होगा। तो अब ये 5 प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये है यूएसए और ये है इंडिया। अब ये क्या बोलता है, परचेसिंग पावर पैरिटी, लगे तो लिख देता हूँ नाम क्या है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या बोलता है कि यूएसए का जो डॉलर है, वो जो ये वाले गुड्स है, वो कितने रुपए में खरीदता है बोलते। दोनों के कॉमन गुड्स लाते, मतलब यूएसए के मार्केट में के भी कॉमन गुड्स लाते और इंडिया के मार्केट के भी कुछ कॉमन गुड्स लाते। गुड्स मतलब पता है, प्रोडक्ट लाते। तो सपोज करो ये जो पूरे प्रोडक्ट है वो होता है, सपोज करो $1 का। थोड़ा ऐसा समझने के पर्पज के लिए बहुत सस्ता रखते हैं। और यही जो प्रोडक्ट है, ये हमारे इंडिया में कितने का मिल रहा है? 30 रुपए का। अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बताओ? और ये एक्चुअल में ऐसा ही है। अब मैं प्रूव करूंगा ऐसा क्यों है। पहले मेरे को ये बताओ, जीडीपी में देखा होगा ना तुमने, मैंने एक बार बोला था पिछले लेक्चर में कि हमारा जीडीपी कितना है। 4 ट्रिलियन हमारा जीडीपी था, 4.17 समथिंग जो भी रहने दो। मैंने क्या बोला था, हमारा जीडीपी कितना है? 4.7 ट्रिलियन। और यूएसए का कितना ट्रिलियन है? 28 ट्रिलियन। अब इस हिसाब से तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है कि हम बहुत गरीब है ना। अब मैं आगे जाके प्रूव करूंगा कि वो जो 4 है वो एक्चुअल में 4 नहीं है। ये परचेसिंग पावर एकदम अलग कर देता है उसे। तो अभी इतना सोचो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अभी जो मैंने ये फिगर दिखाई, उसमें क्या हो रहा है, $1 में इतने प्रोडक्ट यूएसए में मिल रहा है और 30 रुपए में ये सारे प्रोडक्ट इंडिया में मिल रहे हैं। तो इसमें एक सादा कंपैरिजन क्या दिखाई दे रहा है कि डॉलर जो यूएसए है वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है और उस वजह से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे हैं। ठीक है, यही चीज होती है परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या करता है कि जो एक्चुअल डोमेस्टिक लेवल पे इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लुएंस है वो कैलकुलेट करता है किसी करेंसी के ऊपर। वो सिर्फ वो सिर्फ एक ऊपर ऊपर से फिगर नहीं देता कि दोनों अगर देशों को उसे कंपेयर करना है तो वो ऊपर से नहीं बताएगा किसी करेंसी के बारे में। वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जाएगा और कंपेयर करेगा कि एक्चुअल में क्या है, तुम रुपी से क्या करने वाले हो, प्रोडक्ट लेने हो। और कोई इच्छा है कि तुम्हारी प्रोडक्ट के अलावा पैसों से और क्या मोक्ष मिलने वाला है तुम्हारे को, है ना। एट दी एंड ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें अगर हटा दी जाए, उसके बाद तुम क्या लेने वाले हो? प्रोडक्ट मतलब पैसों से और क्या लेने वाले हो तुम? जो भी चीजें है, तू जो भी सोच रहा वो सब वहीं से मटेरियल। मेरे को पता है तू क्या सोच रहा, तू ज्यादा लोड मत ले।
तो ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें है वो सब मटेरियलिस्टिक में आता। तो जो भी मटेरियलिस्टिक में आ रहा वो सिर्फ और सिर्फ जो भी पैसे है तुम मटेरियलिस्टिक चीजों में खर्चा करोगे। तो एक्चुअल में तुम्हारे को प्रोडक्ट ही लेना है। तो एक्चुअल में तुम ऐसे कुछ प्रोडक्ट ले लो। अब तुम्हारे को अगर गहू, तुम अगर कोई गहू लेने जाओगे तो तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि यार मेरे को 100 किलो गहू आना, तो मैं पूरे 100 किलो गहू ढूंढोगे तुम कि अच्छा है क्या खराब है। थोड़ा सा गहू लोगे, देखोगे अच्छा है क्या खराब है। तो वैसा ही ये परचेसिंग पावर पैरिटी करता। जैसे थोड़े से गहू इसने हाथ में लिए, थोड़े से गुड्स हाथ में लिए, और वो गुड्स के साथ जो यूएसडी का प्राइस है और इंडिया का प्राइस है वो कंपेयर किया कि कितना है और कितना नहीं है। तो इसको क्या दिखाई दिया कि $1 में भाई जितनी चीजें आ रही यूएसए में, वो इंडिया के कंपैरिजन में कितनी है, सिर्फ 30 रुपए ही है। तो एक्चुअल में जो एक पावर बोल सकते हैं यूएससी की और परचेसिंग पावर बोल सकते हैं इंडिया की, वो कितनी है, $1 के बदले 30 रुपए। और हमें क्या दिखाई पड़ रही है नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से, $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज। तो ये जो है ना ये एक्चुअल फिगर नहीं, ये जो है जो तुम एक्चुअल प्रोडक्ट मार्केट में लाओगे वो दिखाएगा। और ये क्या दिखा रहा, तुम्हारे देश में जो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू है, तुम कितने चीजें खरीद सकते, परचेसिंग पावर कौन दिखा रहा, ये परचेसिंग पावर पैरिटी दिखा रहा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट नहीं दिखा रहा। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा हाल है। अब एक फिगर में बताऊंगा, 2014 में, इतना समझ गए, मिटा दूं मैं, कोई इशू नहीं है ना। इंडिया का जो जीडीपी था, जीडीपी इंडिया यूएसए, नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से और रियल एक्सचेंज रेट के हिसाब से भी हम हमारा जीडीपी निकालते हैं। हाँ सॉरी, कौन से, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो 2014 12-13 में ऐसा हाल था कि 3.5 या 3 ट्रिलियन इतना था नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, प्राइस है, पैसों का व्यवहार है ना। तो उसके पैसों के हिसाब से हम हमारा जीडीपी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम हमारे जीडीपी का भी प्रोडक्ट पैसों में ही निकाल रहे हैं। तो फिर नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जब हमने हमारा जीडीपी निकाला तो 3 ट्रिलियन भरा, और इसका कितना भरा, 28 ट्रिलियन। तो चलो आ, ऐसा पकड़ो, इतना ही था, 28 ट्रिलियन था। यहाँ पे हमारी गरीबी दिख रही है हमको। अब ट्रिपल पी, मतलब एक्चुअल में जो खरीदने की पावर है किसी देश में, मतलब ये डॉलर की इसके मार्केट में, वो 28 ट्रिलियन के हिसाब से ही है। इंडिया की कितनी होंगी, 13 ट्रिलियन। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि जापान को इंडिया ने क्रॉस किया ग्रोथ में, हमने ज़्यादा कमाए। मैंने पिछले बार भी बोला, इसने, मैंने पिछले बार लेक्चर में एक गलती भी करी, मैंने 5वां ग्रोथ में बोला था। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट के टर्म्स में, नॉमिनल एक्सचेंज रेट के टर्म्स में इंडिया फोर्थ ग्रोथ, मतलब फोर्थ नंबर पे है। मतलब जापान का कितना था, 4.1718 था शायद से, या 97 था, और इंडिया का 4.9, इंडिया का 4.97 था और जापान का 4.96 था। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, जापान को क्रॉस करके इंडिया नॉमिनल एक्सचेंज रेट के टर्म्स में जो जीडीपी निकाला गया उसमें इंडिया पहले 5th नंबर पे था, अब वो 4 नंबर पे आ गया है। ठीक है, ये तुम्हारे को दिखाई दिया। और अभी हमारी कितना बता रहा था वो, अभी जो रिसेंटली हमारा जीडीपी है इसमें नॉमिनल एक्सचेंज में 1.97 बता रहा था। पर परचेसिंग पावर पैरिटी के इसमें, मतलब एक्चुअल जो पावर है हमारी इंडियन इकोनॉमी में हमारे रुपये की खरीदने की प्रोडक्ट, उसमें हम पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। हमारे आगे कौन होगा, एक यूएसए होगा, उसके बाद कौन होगा, चाइना होएगा। ठीक है, बात खत्म हो गई कि हम हमारे परचेसिंग पावर के इसमें ज़्यादा पावरफुल है।
मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी प्रॉपर एक डोमेस्टिक लेवल पे जो व्यवहार चल रहा है एक करेंसी का दूसरे करेंसी के इसमें, और एक करेंसी उसके डोमेस्टिक फील्ड में कितनी पावरफुल है, और वो कैसे डिसाइड होता कि उसके ऊपर इन्फ्लेशन कितना है, मार्केट के लिए उसके वेरिएबल्स कितने लग रहे हैं। तो हमारी महंगाई होने के बावजूद भी हम हमारा उधर उतनी महंगाई नहीं है जितनी यूएसए में। तो यहाँ तक सबको समझ गया। तो क्या क्या समझे? जीडीपी, जीएनपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, परचेसिंग पावर पैरिटी। अब सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट बाकी है, रियल एक्सचेंज रेट। बात खत्म होगी, उसके बाद हम एमसीक्यू लेंगे। और एक मैंने वो एमसीक्यू में थोड़ा चेंज किया है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज का राउंड होएगा। और अभी हम जितना भी समझे हैं 5-5 क्वेश्चन होंगे। अब तुम एक आधा कोई हमारा तुम में से जिसको भी चुनना है, आखिरी के बेंच में से भी और पहले बेंच में से भी किसी एक लड़की को चुनो ग्रुप मिला के, तुमको पता है कौन कितना होशियार है, और लड़कों में ढूंढ लो कितना कोई होशियार है, वो आ जाना है यहाँ पे, फिर हम देखेंगे कौन कंपैरिजन में कौन जीतता है वगैरह वाले सेंस में। चलो चलो, रियल एक्सचेंज रेट को देखेंगे क्या होता है। छोटा सा कंसेप्ट है और वो उसके फॉर्मूले पे ही डिपेंडेंट है सिर्फ। अब ये मैंने पूरा पढ़ा दिया। और एक बहुत अच्छी चीज करी मैंने मेरे हिसाब से कि मैंने ये पूरे नोट्स हिंदी में रखे। तो प्लीज कृपया करके ये नोट्स पढ़ो आज, देखो कितना ज्यादा समझता है, मेरे को बताओ। अगर नहीं समझता है इसमें से, मैं ये नोट्स भी इंग्लिश में दे दूंगा और आगे के नोट्स भी इंग्लिश में बनाऊंगा। पर अगर मेरे को अगर कंफर्मेशन नहीं मिला तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रही है, टू बी फ्रैंक, और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको ये सिलसिला चालू रखना है। तो मेरे को इनपुट देना कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं तो फिर कंटिन्यू नहीं रखना। ये टू बी फ्रैंक ये भी बता भी देता हूँ मैंने, 3.7 ट्रिलियन था हमारा नॉमिनल के इसमें, और वही हमारा ट्रिपल पी के इसमें हम 13 ट्रिलियन पे थे। हाँ, एक छोटा सा है ना पढ़ने की इच्छा। अंडर इवेल्युएशन, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? तो सपोज करो, अभी मैंने क्या दिखाया तुमको, एक चीज बता देता हूँ कंसेप्ट थोड़ा सा, और रह जाएगा नहीं तो अभी हमने क्या देखा था नॉमिनल एक्सचेंज रेट में, 83 रुपीज, $1 30 रुपए, है ना? तो तुम्हारे हिसाब से हमारा अंडर वैल्यूएशन हुआ है कि ओवर वैल्यूएशन? लगे तो लिख देता हूँ, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। तो तुम्हारे हिसाब से हमारा क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में? हाथ खड़े करके बताओ कृपया। यार बता दिया करो यार, हाँ बोलो भाई। अंडर वैल्यूएशन हुआ है ना, कॉमन थिंग है यार, तुम 30 रुपए दे रहे हो, वही तुम्हारे को 83 रुपीज देने पड़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट पे। मतलब इंटरनेशनल मार्केट पे हमारा अंडर वैल्यूएशन हुआ है, हमको बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो, ठीक है? और वही अगर ऐसा हो गया सपोजिटली, $1 के बदले हमारे को अभी यहाँ पे हम 83 रुपीज दे रहे हैं, इसमें चेंजेस आ गए। ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है और ये रियल एक्सचेंज रेट है। तो यहाँ पे हमारा ओवर वैल्यूएशन हो गया। वो बोलते हैं ना, एक आधा यूट्यूबर अंडर रेटेड है, ओवर रेटेड है। ओवर रेटेड मतलब जैसे सैयारा ओवर रेटेड है, उतनी उसकी हैसियत नहीं है पिक्चर की कि जितना रो रो के रो रहे हैं लोग, मतलब इतना तो मैंने देखा ही नहीं, मतलब पागल ही हो गए लोग। तो ये क्या हो गया? ओवर वैल्यूएशन हो गया, और उसके पहले अंडर वैल्यूएशन। बस इतना ही था, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते। अभी हम क्या देखने वाले थे, सिर्फ एक रियल एक्सचेंज रेट बाकी है।
मैंने और थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह वैसे इन चीज़ों को समझाया है, पढ़ोगे तो समझोगे। हम्म। अब ये है रियल एक्सचेंज रेट। पहला क्या था? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। दूसरा क्या था? परचेसिंग पावर। उसमें क्या पता चल रहा था? प्रॉपर परचेसिंग का पावर पता चल रहा था हमारे को, हमारे कंट्री में हमारे करेंसी का, हमारे कंट्री में हमारे करेंसी का खरीदने का पावर, परचेसिंग पावर। पर बाद में आता है एक रियल एक्सचेंज रेट। ये क्या बोलता? ये बताता है कि एक देश की चीजें गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे देश की तुलना में कितनी सस्ती या महंगी है, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते हुए। तो ये क्या कर रहा है? इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करके दिखा रहा है। अब ये क्या है एक्चुअल में, फॉर्मूले से समझेगा। थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, पर देखो फॉर्मूला क्या है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, इसको हटा दो। नॉमिनल एक्सचेंज रेट है ही नहीं है। प्राइस ऑफ गुड्स इन अब्रॉड, प्राइस ऑफ गुड्स इन होम। समझो एक कुछ तो ऐसा गुड्स का कलेक्शन है जो जो 1600 रुपए में, 1600 में मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? यूएसए में। और हमारे इधर वही प्रोडक्ट 1000 रुपए में मिल रहा है। ठीक है। ये हमने क्यों लिखा था नॉमिनल एक्सचेंज रेट? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे को वो जो करेंसी है, दूसरी करेंसी जो हम ऊपर में रखने वाले हैं, उसका रेट मिल जाएगा, एक्चुअल रेट। ये हमने 1600 रुपए लाए हैं, नीचे भी हमने 1000 रुपए लाए हैं, उसके लिए हमने वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.6 आएगा ना। अब एक कॉमन सेंस बताओ, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर जान दो, इतना भी नहीं। हम्म। 1 अबाउट 2 है, ठीक है, सिर्फ इतना ही है। तो इसमें क्या आएगा? 2 आएगा। और ये 2 क्या है? यूएसए में मिलने वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट, और इंडिया में मिलने वाली वही जो प्रोडक्ट है ऊपर के, उनकी कॉस्ट। तो इसमें क्या हो रहा कि वही जो प्रोडक्ट है वो हमारे इधर सिर्फ डायरेक्ट 100 मतलब 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है ना, दो का हाफ 50%। तो फिर इससे क्या होगा? हमारे इधर से लोग ज्यादा परचेस करेंगे, क्योंकि गुड्स तो वही है ना सब इधर। और हमारे इधर अगर सस्ता मिलेगा तो लोग हमारे इधर, तुमको ये तो पता है ना इंडिया का मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा बूम पे। श्रीलंका, पाकिस्तान और आजू बाजू के जो कंट्रीज है वो हमारे इंडिया में ऐसा क्लाइमेट देखने नहीं आते। बहुत से लोग मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी आते, क्योंकि हमारे को थोड़ा सस्ते में मिल रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज बाहर के देशों को सॉरी, इंडिया में सस्ते में मिल रहे हैं, इसलिए वो हमारे देशों में आते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि अगर जहाँ पे, क्योंकि अब इंटरनेशनली पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है ना, तुम कहाँ से भी कोई भी चीज़ मंगा सकते, खरीद सकते। तो वही इसकी वजह से क्या होगा, अगर तुम्हारे इधर सस्ते में मिल रहे होंगी चीज़ें, क्योंकि मैंने क्या बोला ऊपर और नीचे, कॉस्ट ऑफ प्राइस बोला दोनों गुड्स की, सेम गुड्स की। तो अगर तुम्हारे इधर सस्ते में मिलेगा तो तुम्हारा ये क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है। और अगर ये अगर 2 है तो इससे क्या हुआ? तुम्हारा सस्ते में मिल रहे प्रोडक्ट तो बिकना ज्यादा चालू हो जाएगा। अब इन्होंने सिर्फ इसको क्या किया, फॉर्मूले में लगा दिया। फॉर्मूले में ऐसा लगा दिया कि अगर, यार मिटाते कैसे, हाँ। तो अगर फॉर्मूले में लगा दिया मतलब कि अगर, हाँ, ये उनका फॉर्मूला है। तो इनका ऐसा बोलना है कि अगर रियल एक्सचेंज रेट एक से ज्यादा होगा, वहां पे कितना आ रहा था? 1.6। क्यों आ रहा था? क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा था। और अभी भी मैंने 2 के नीचे 1 रखा है, कॉस्ट प्राइस छोटी है नीचे के इंडिया के गुड्स की। तो इस वजह से क्या होगा? एक से ज्यादा है, रियल एक्सचेंज रेट एक से ज्यादा होने की वजह से वो क्या दिखा रहा है कि तुम्हारे इधर प्रोडक्ट सस्ते में है। अगर सस्ते में होंगे तो ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। अगर कम होगा, एक से नीचे होगा, मतलब क्या होगा? डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, ऊपर 4 होगा तो नीचे 5 होगा।
नीचे 5 होगा तो फिर क्या होगा, 0.80 आएगा, तो 1 से नीचे चले जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, अपना माल महंगा है, कम एक्सपोर्ट होगा। और अगर इक्वल टू हो गया तो दोनों इधर सेम ही प्राइस है, तो कोई क्यों ही खरीदेगा हमारे इधर। तो रियल एक्सचेंज रेट भी खत्म हो गया। अब थोड़ा सिर्फ बताने के लिए कि अगर ये चीज़ें रियल एक्सचेंज रेट से एनालाइज करे जाए, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा, मतलब ये रियल एक्सचेंज रेट क्या बताता है, एक्चुअल में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तुम बताओ एक्सपोर्ट बताएगा कि नहीं बताएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये यही बता रहा ना कि तुम्हारे इधर उन प्रोडक्ट्स का भाव कितना है, प्राइस कितना है। तो अगर ये प्राइस बताएगा, और प्राइस अगर कम बताएगा तुम्हारे इधर एज कम्पेयर टू बाहर के देशों में जो प्राइस मिल रहा है उसका, तो हमारे देश से वो प्रोडक्ट लेंगे। तुम चाइना के प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हो, सस्ते में मिल रहे हैं इसलिए तुम चाइना से ले रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बहुत लगा हुआ है चाइना से, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए फिर अगर तुम चाइना से खरीद ले, मतलब चाइना का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है, मतलब इन रियल एक्सचेंज रेट में तुमको तो ये तो समझ गया ना कि एक दूसरे के कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस चाइना से कम है, और चाइना का क्या है, ज़्यादा है। करेंसी की एक्चुअल स्ट्रेंथ बताता है, क्योंकि ये करेंसी की स्ट्रेंथ क्यों बताएगा, क्योंकि क्या रुपए ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, मतलब क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि हमारे रुपये में उतनी ताकत है कि वो 1600 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1000 रुपये में ही हमें अवेल करा के दे रहा है। मतलब हमारे रुपये में एक्चुअली में जो डोमेस्टिक लेवल पे है वो ताकत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूएसए, है ना, सीधी बात है। बाद में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी ये मेजर करता है, मतलब ये इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट करता है अपने इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस अभी देखी ना हमने, मार्केट प्राइस में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता। अब ये मैंने नहीं छोड़ा रहा जानबूझ के, क्योंकि मेरे पास एक नया चार्ट है जिसमें हम तीनों को कंपेयर कर लेंगे। जब पेपर में जाओगे या फिर इंटरव्यू को जाओगे तो ये 21 पेज की नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगी, ये सिर्फ 3 वे में कंपेयर करके पढ़ लोगे तो ठीक है। तो देखो, हम अच्छे से सिर्फ इसको अब पूरा जो अभी 1 डेढ़ घंटे का प्रवचन हुआ है वो अभी 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा कि मीनिंग क्या है, कितना पैसा एक कंट्री में किसी चीज को खरीदने में लगता है, वो है परचेसिंग पावर पैरिटी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट क्या है। रियल एक्सचेंज रेट नॉमिनल रेट को इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल के हिसाब से एडजस्ट करके, नॉमिनल जो एक्सचेंज रेट है जो $70 हम देख रहे थे, $1 70 या फिर 83 रुपीज, उसको एडजस्ट करके वो फॉर्मूले में डालते हैं, और उससे हमारे को 1.6, मतलब वो 1 के आंकड़ा अगर 1 गया उससे ज़्यादा गया, वही जो बताया यार, समझ लो यार थोड़ा। अब ये इसका फॉर्मूला है वो देख लेना, मोर और लेस फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा, इसके अप्लीकेशन पूछे जाएंगे और वो अप्लीकेशन इसमें इंक्लूडेड है। सिर्फ प्राइस पर बेस्ड है, ये सिर्फ प्राइस के ऊपर ध्यान देता, कौन, परचेसिंग पावर पैरिटी, और यहाँ पे प्राइजेस और इन्फ्लेशन दोनों को कैलकुलेट किया जाता, ठीक है। प्राइजेस को कोई लेना देना नहीं है, किसका नहीं है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का, क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ एक मार्केट लेवल पे एक्सचेंज रेट का कार्यक्रम बताता है। और फिर ये इसमें चेंजेस रेयरली होते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी में, हर दिन बदलता रहता है, वो 87 का 83 हो जाएगा, 74 का 78। नॉमिनल और प्राइस लेवल चेंज होने के पर चेंज होता है, ये भी मतलब ऐसा चेंज होने, नॉमिनल रेट चेंज होने पे चेंज होता, पर ऐसा नहीं है कि ये कैसे भी चेंज हो रहा है भाई, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एकदम ही ज़्यादा फ्लो में बह रहा, वैसा नहीं है, कुछ ना, क्योंकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है, मतलब एक्सपोर्ट की जो हमारी एपत है वो किससे डिसाइड होती है, कि हमारे पास उतने क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए, और अगर हमारी क्वालिटी डेवलप हो रही तो वो लॉन्ग टर्म गेम है ना, वो ऐसा छोटा गेम नहीं है कि सिर्फ एक पैसे का लेन देन नहीं है, वो एक तुम्हारी जो डेवलपमेंट है उस पर डिपेंडेंट होता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस किसी प्रोडक्ट का। तो वही है, और थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में बताया है मैंने। अब अब क्विज खेलेंगे। आप 5 क्वेश्चन रहेंगे, पहले बता दे रहा हूँ, कोई भी एक लड़का आ सकता और कोई भी एक लड़की आ सकती, पहले गर्ल्स को चांस है, तो कौन आना चाहता है बताओ, और जल्दी जल्दी आ जाओ, 5 मिनट में लेक्चर खत्म करना है। मैं एमसीक्यू नहीं खोलता, क्योंकि मैंने ऐसा क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोल, माल प्रैक्टिसेस देखे यहाँ पे होते हुए। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, जब कोई लड़की यहाँ पे आए या कोई लड़का यहाँ पे आए तो कोई ऐसा चिल्लाने मत लग जाना, ए है बी है, तुम में दम है तो खुद आओ,
पीछे से कुछ जरूरत नहीं है। हाँ बताओ कौन आ रहा, लड़की लड़कों में से आ जाओ या कुछ आ रहा है भाई? कोई नहीं, अभी जितना पढ़ा है उसमें से ही है, ठीक है। कोई प्रॉम्प्ट मत करना प्लीज। हाँ, टिक नहीं कर पाएगा वैसे तो। ठीक है, तू मेरे को बता देना 1 सेकंड में। तू उधर से जा। हाँ अब बता। फर्स्ट ये। हाँ सेकंड। जल्दी सोच। क्या? अपन कॉपी नहीं कर सकते ना? जल्दी बता जल्दी बता। ठीक। हाँ थर्ड। गर्ल्स में से चुन के रखो कौन आ रहा है, जल्दी बता दो यार। जल्दी बता भाई। 5 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी। जल्दी बता। बी में जल्दी बता फिर फिर क्या मालूम। बता जल्दी से। हाँ फोर्थ। हाँ हाँ बता। जल्दी जल्दी बता, क्या कर दे रहा हूँ। अच्छा जल्दी। अच्छा नाम क्या है? कुशल। कुशल के लिए तालियां हो जाए एक बार। हाँ, बस लड़कियों में से बताओ कौन आ रहा है फट से। कोई भी एक हाथ खड़ा करो। हमारे कुछ नहीं होता है। 1 सेकंड में इसका फोटो निकाल लेता हूँ।
एक सेकंड, ये इंडेक्स मैंने लिया नहीं। अब इसके बाद में 5 क्वेश्चन है, तब मैं रैंडम किसी को भी खड़ा करूँ। बताइए। ठीक है। हाँ, अरे बताओ। ठीक बताइए मैम। ठीक है, तो हो गया, देखते हैं किसका कितना राइट है। अरे
तो बॉयज़ का देख लेते पहले। फर्स्ट का राइट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड भी राइट है, फोर्थ राइट है, फिफ्थ रॉन्ग है। मतलब ये सॉल्व नहीं किया था, ये थोड़ा सा हाई लेवल पे। तो ऑब्वियसली अब मैं इसके रीजंस बता सकता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का क्या क्या था और क्यों था, कैसे नहीं था। पर ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तुम कुछ सोचो। सोचने के बाद कुछ अड़े तो मुझे पूछो, क्योंकि ऐसे ही मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने चले जाऊँ तो फिर उस चीज़ को एंड नहीं है। क्वेश्चंस देखो, कुछ ना समझे तो मुझे पूछ लेना। ऐसा हो सकता है कि एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा सा हाई लेवल का कंसेप्ट यूज हो सकता है, पूछ लेना उस केस में। तो क्लास एंड करते हैं। थैंक यू इतने देर बैठने के लिए। और समझा है ना सबको आज का पूरा क्या बोला है क्या? ठीक है, रिवाइज करना। पीडीएफ के जो वो पीडीएफ अलग लैंग्वेज में दिया है उसके बारे में कमेंट करो। अगर नहीं अच्छा लगा तो उसके बारे में बताओ, अगर नहीं हुआ तो फिर चेंज करना पड़ेगा।